तो अवामी आदमी जी अवामी इत्तेमाद के रहने से आप वसीले से नहीं करते हैं, तो ये बड़ा इज्तिमा हुआ है, उसमें आप नहीं कि आपको इज्तिमा इतना बड़ा अच्छा नहीं लगा? नहीं मेरे भाई, इज्तिमा में जाना ज़रूरी नहीं होता, हर इज्तिमा में जाना। मैं नहीं गया, मैंने पहले भी जिक्र किया है जी। मैं पार्टी का सीनियर लीडर नहीं हूँ जी, मैं अदालत में खड़ा हूँ। सर, आप बातों से इस तरह अंदाजा हो रहा है कि बहुत जल्द आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, कोई नई पार्टी का जो है वो अनाउंस करने वाले हैं। मैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है दूसरी जमात के लोग हैं हमारे जी, जब हुक्म फरमाएंगे जी। अच्छा ये बताएं सर, अगली जो फैसला है मिलिट्री कोर्ट को खत्म कर दिया गया है, तो आप इत्तेफाक करते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ? मैं पहले कहता रहा हूँ कि कोई स्टैंडिंग मिलिट्री कोर्ट नहीं है, कम से कम मेरी नॉलेज में नहीं है। हो सकता है ख्वाजा नवीद साहब बता दें को है या नहीं है। मिलिट्री में कोर्ट मार्शल होता है, एक समरी कोर्ट बनाया जाता है, वो कोर्ट मार्शल करता है। उसमें कुछ जुरिस्डिक्शंस हैं जहाँ पर सिविलियन अगर मुलव्वस हो किसी ऐसे मामले में किसी फौजी अफसर के साथ, तो उसका आप कर सकते हैं, उसको वहाँ पे ट्रायल कर सकते हैं, और माजी में हुए भी हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस दे दी है कि ये ट्रायल नहीं हो सकेंगे, तो फिर जो भी दूसरा अदालत है उसके अंदर वो ट्रायल हो जाएगा। अच्छा शाहिद साहब, आप कानून पर पहले भी तनकीद करते रहे, आप भी तनकीद करते हैं, लेकिन जब आप वज़ीर आज़म थे, बतौर वज़ीर आज़म, तो आपने इस कानून को रिपील करने की कोशिश नहीं की, या बल्कि अटेम्प्ट कोई की नहीं आपने। दूसरा ये सुप्रीम कोर्ट ने एक नई नज़ीर बना दी है कि लाइव कवरेज का सिलसिला कोर्ट में, तो आपकी एक डिमांड होती थी, आप डिमांड करेंगे? जी बिल्कुल, मैं अभी आपसे सामने कह चुका हूँ कि यहाँ भी कैमरे लगाएं और लाइव बताएं लोगों के हो क्या रहा है। उनको बताएं कि हम हर दूसरे तीसरे हफ्ते पेश होते हैं और फिर तारीख मिल जाती है। हकीकत बताएं आवाम को। और जो नैब की बात है, मैं हमेशा कह चुका हूँ कि इसको कोई एक जमात एक शख्स रिपील नहीं कर सकता, ये कंसेंसस से होगी। 2013 से 18 तक से बड़ा काम हुआ, लेकिन आखिरी वक्त पे उसमें जो सेनेट के अंदर बिल था उसको वहाँ पे ना पीटीआई ने सपोर्ट किया, हालांकि पहले वो सब ख्वाहिशमान थे, ना पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट किया। भाई साहब ये बता दें, मियां साहब आ चुके हैं, इरादा है नंबर 1, ये आपका सियासी लाएमल आइंदा का क्या होगा? क्या नून लीग के टिकट पर आप इलेक्शन लड़ेंगे? मैं बता दूंगा, आज सियासत की बात आपने करनी है तो लहदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें। सियासी लाएमल ये है कि मैं पहले कह चुका हूँ कि जो मुल्क की मौजूदा सियासत है इसके अंदर मैं इलेक्शन लड़ने का कायल नहीं हूँ, कम से कम 20 दफ़ा कह चुका हूँ, क्योंकि ये जो सियासत है ना, ये इलेक्शन जो हैं ये मुल्क के को रिलीफ दे पाएंगे। मेरे भाई, मैं नून लीग से अलग हूँ या ना हूँ, सवाल ये नहीं है। मैं सवाल आपके सामने रखा है मुल्क की सियासत का। जिस इलेक्शन में ना अवाम को फ़ायदा मिले ना मुल्क को फ़ायदा मिले, जिस सियासत से मुल्क का नुकसान हो, अवाम का नुकसान हो, मैं उसका कायल नहीं हूँ। अच्छा सर, ये बता दीजिएगा 76 साल गुजर चुके हैं, मुख्तलिफ सियासी अदवार गुजरे हैं, सियासी जमातें सामने आई हैं। ये बताइएगा एस्टेब्लिशमेंट, आप जो मौजूदा इस वक्त सियासत चल रही है उसमें एस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है, इस वजह से आप थोड़ी सी सियासत से अलग हुए हैं या कोई और मामला है? नहीं, देखिए, मैंने कहा ना, जो सियासत मुल्क के हक में ना हो, अवाम को रिलीफ ना दे सके, मैं उसका कायल नहीं हूँ। सर, आपसे लोग सवाल इसलिए कर रहे हैं कि आप 11 खिलाड़ियों में शामिल होते थे, इसलिए थोड़ा सा दूर है। मैं 11 खिलाड़ी में नहीं था, मैं दूसरे नंबर पे था। मैं देखिए, ये सियासत जो होती है ये आपका अपना काम होता है। मैं हमेशा सियासत को जिम्मेदारी समझा है और उसी को इस तरह काम किया है। जब मैं जिम्मेदारी पूरी ना कर सकूं, जब मैं जिस बात का कायल ना हूं, उसमें हिस्सा नहीं लेता। शाह साहब, ये सवाल बार बार इसलिए आ रहा कि एक री इमेजिनिंग पाकिस्तान का एक गलगला उठा, पूरे पाकिस्तान में आप लोगों ने सेमिनार्स किए, फिर अचानक नई पार्टी का शोर शुरू हो गया, फिर अचानक पता चला जी आप मियां साहब से मुलाकात के लिए लंदन पहुंच गए, उसके बाद टाइम फिश। ये आपकी एक सोच है। री इमेजिनिंग पाकिस्तान इसलिए था कि जगाया जाए इन जमातों को, कि जागे और मुल्क के हालात को देखें कि मुल्क कहाँ पर है। आज बदकिस्मती ये है, आप मुझे एक सियासी लीडर का बयान दिखा दें जिसने मुल्क की बात की हो, जिसने अवाम की तकलीफ की बात की हो, उसके हल की बात की हो। आज बात सिर्फ होती है इक़्तिदार की, इक़्तिदार में कैसे आएंगे, हर कीमत पर आएंगे। ये सियासत का मैं कम से कम कायल नहीं। हो गई बात। आप जब तकरीरें नहीं सुनते किसी की, तो आपको कैसे पता कौन सा सियासतदान क्या कहता है? आपसे पता चल जाता है। बात करते हैं, आज़ादी सियासत भी है इस मुल्क में, आज़ादी सहाफ़त है,
आज़ादी सियासत जितनी आज़ादी सहाफ़त है इतनी आज़ादी सियासत है। अच्छा, ये चीज़ें बेहद जुड़ी होती है। मौसम तब्दील हो रहा है मुल्क का, कोई सियासी मौसम की तब्दीली नजर आ रही है आपको बतौर एक सीनियर? मैंने कहा सियासी मौसम की तब्दीली से क्या होगा? क्या मुल्क के मसाइल हल होंगे? मुझे वो तब्दीली चाहिए जिससे मुल्क के मसाइल हल हो, जिससे अवाम को रिलीफ मिले, ये मुल्क तरक्की करे। आप सब हजरात अपने हालात देखें कि आप आज के हालात क्या आपके बेहतर हैं। आज आप आम आदमी से सड़क पर पूछें, आपको पता चल जाएगा मुल्क के हालात क्या हैं। इसको हल करने के लिए कोई कोशिश हो रही है? मुझे तो नज़र नहीं आती। नहीं, आप वज़ीर आज़म रहे तो आप बताएं, कोई हल बता दें। मैंने री-इमेजिनिंग पाकिस्तान में हर रोज़ हल बताया है। जब तक आप आइन और कानून के मुताबिक सियासत नहीं चलेगी, मुल्क के निज़ाम नहीं चलेगा, रिफॉर्म्स नहीं होंगे, आपका मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। अच्छा सर, ये बताइए, मैं बार बार ये कहता हूँ, ये नैब रहेगा तो मुल्क नहीं चलेगा। सर ये बताइए, नवाज शरीफ साहब ने एक दावा किया है कि अब हम आगे सियासत में चेंज भी आएगी और ये मुल्क तरक्की भी करेगा, बहुत सी नई पॉलिसीज जो है वो अपने साथ लेके आए। आप इत्तेफाक करते हैं? ठीक बात है जी, अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ पॉलिसीज आए, अवाम के सामने आए, उनको हल बताएं कि हल क्या है, रास्ता क्या है। और मैंने बार बार कहा है कि अगर आज मुल्क के सियासतदान, मुल्क के अस्करी लीडरशिप, मुल्क की जुडिशल लीडरशिप इकट्ठी नहीं बैठेगी, मुल्क के मसाइल का हल नहीं निकलेगा। ये बात याद रखें। आज अगर हमको मुल्क का एहसास हो, ये 6-7 लोग हैं, 8 लोग हैं, 10 हैं, जितने भी हैं, एक टेबल पर अवाम को बैठे हुए नज़र आएँ, उनकी तकलीफ़ की बात करते हुए नज़र आएँ, मुल्क के मसाइल का हल ढूंढते हुए नज़र आएँ, फिर मुल्क आगे चलेगा। वरना हमने माजी में भी बहुत मार खाई है, इसके बाद भी मार पड़ेगी। आपकी सियासी बसीरत क्या कहती है? क्या इलेक्शन अगले 3 महीने में, 6 माह में आप होता हुआ देख रहे हैं? देखिए, ये मेरी सियासी बसीरत का काम नहीं है, ये कानून और आइन का काम है। आइन के तहत इलेक्शन होंगे, इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं। अगर वो कहते हैं कि जनवरी में होंगे तो उनकी बात पर यकीन करना पड़ता है। आप जैसा आदमी अगर इस सिस्टम से मायूस है तो आवाम खैर की तवक्को कैसे रख सकती है कि मुल्क मैं कभी मायूस हो नहीं सकता, मेरे पास ये गुंजाइश नहीं है। अच्छा, अगर मियाँ साहब इलेक्शन होते हैं पाकिस्तान में, तो आपको है कि जनवरी नहीं तो मार्च तक हो जाएंगे, अगर वो जिस तरह आए हैं लगता है कि वो वज़ीर आज़म बनेंगे, तो आप उनकी कैबिनेट में होंगे? नहीं, मैं देखिए, मैंने पहले कहा कि मैं इस इलेक्शन का कायल नहीं हूँ, कैबिनेट में कैसे हो? सदाकत अब्बासी साहब इत्तेफाक से इलेक्शन लड़ेंगे। वो कायल हो गए अब। अच्छा सर, ये 8-10 लोगों की आपने बात की है कि 8-10 बस लोग ठीक है। बैठे एक टेबल पे, जी। तो उसमें खान साहब की भी आप ये मांग करें जी, कि सब जो रिहा पॉलिटिकल लीडर्स हैं, रिहा हो या ना हो, पेरोल पे आ जाएं, लेकिन बैठना पड़ेगा। ये बात समझनी पड़ेगी हमें। नहीं बैठेंगे तो फिर कल बैठना पड़ेगा, नुकसान ज़्यादा होगा। कल नहीं बैठेंगे तो परसों बैठना पड़ेगा, तो बेहतर है कि आज बैठ जाएं। लेकिन शायद साहब जो बात आप समझाना चाह रहे हैं, खान साहब तो किसी के साथ हाथ मिलाना नहीं चाहते, बैठना नहीं चाहते। बस फिर नहीं होगा, फिर सबको तकलीफ होगी। एक दिन तो बैठना ही पड़ेगा। तलाश में बैठे हैं, बस तारीखें लगती हैं और मामला ख़त्म हो जाता है। पिछली हुकूमत ने 5 तरमीम की, हालांकि तरमीम एक चाहिए थी कि इस जो नैब का ऑर्डिनेंस है इसको रिपील किया जाए, इसको ख़त्म किया जाए, लेकिन उन्होंने 5 तरमीम की। और पिछले चीफ जस्टिस साहब जाते जाते आखिरी हफ्ते के अंदर उन तरमीम को रद्द करके चले गए। यानी जो पार्लिमान ने कानून बनाया था, चीफ जस्टिस साहब ने बेंच अपनी मर्ज़ी का बिठाया और कहा कि ये अब मुल्क का कानून नहीं है। मैंने कभी भी ये पिटीशन फाइल नहीं की किसी अदालत में कि हमें किसी तरमीम के तहत रिलीफ मिले। मैं पहले भी ये कहता था कि आप इन केसों को चलाएं। इस अदालत में जो केस लगा है वो केस ये है कि पीएसओ के एमडी, पाकिस्तान स्टेट ऑयल के एमडी लगाए गए और वो गलत लगाए गए। तो अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई आदमी आकर अदालत में ये कहे कि क्या गलती हमसे हुई है। 4 हम हज़रात हैं और पिछले ये 5वां साल है कि हम इन अदालतों में फिर रहे हैं। तो इंसाफ का तकाजा कहाँ गया, इंसाफ कहाँ गया, ये आज किसी को नज़र नहीं आता। ये बदनसीबी है। और जब आज के अफसरान इन अफसरान की हालत देखते हैं तो कोई शख्स भी काम करने को तैयार नहीं है। इस बात का किसी को एहसास नहीं है। बहुत से जज जब ये केस चल रहा था इन अदालतों से रिटायर होकर चले गए, कोई ट्रांसफ़र हो गए, केस वहीं पड़े हैं। तो मेरा सवाल ये है कि हम सिर्फ ये कहते हैं कि इन केसों को चलाएं, पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं यहाँ पर कौन सी करप्शन हुई है, कौन सा गलत काम हुआ है।
हमें बार बार अदालत में कहा जाता है कि इस केस में करप्शन कोई नहीं है, तो फिर हुआ क्या है? मैं ये बता दें, ये आज तक कोई बता नहीं सका कि इन केसों की हकीकत क्या है। और ये बदनसीबी है कि आज नैब जैसा इदारा मुल्क के अंदर मौजूद है जिसका मकसद सिर्फ सियासत को तोड़ने और जोड़ने का काम है और कुछ नहीं है, कि किसी तरह सियासतदानों को दबाव में रखा जाए और जब भी ज़रूरत पड़े तो ये केस उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए जाएँ। ये बदनसीबी है, ये मुल्क की बदनसीबी है कि जब आप उन लोगों को जो इस मुल्क के आला ओहदों पर रहे हों उनको इंसाफ ना दे पाएँ तो फिर आम आदमी इंसाफ की क्या तवक्को रखेगा। ये मामला ज़रा मैं उम्मीद करता हूँ कि मौजूदा चीफ जस्टिस का नोटिस लेंगे, नैब के चेयरमैन भी नए हैं, वो नोटिस लें और उनके इख्तियार में है कि इन केसों को या प्रोसिक्यूट करें, यहाँ पर विटनेसेस आएँ, बात करें या इन केसों को ख़त्म करें। ये मुनासिब नहीं है, ये इंसाफ का तकाजा नहीं है कि लोगों की ज़िंदगियाँ साल साल 5-5, 8-8, 10-10 साल वो रुकी हुई हैं, ना कारोबार कर सकते हैं, ना कोई और काम कर सकते हैं, ना नौकरी मिल सकती है। ये इंसाफ होता है। यही बात हमने पहले भी की है, आज भी करते हैं और मैं फिर गुजारिश करूँगा इस हुकूमत से भी, अगली हुकूमतों से भी, कि इस नैब के इदारे को ख़त्म कर दें वरना आपका मुल्क नहीं चलेगा। जनाब नवाज शरीफ साहब आ गए हैं, आप इस्तकबाल के लिए नहीं गए, क्या आपको बुलाएंगे? जी, इस्तकबाल के लिए बुलाया नहीं जाता, इस्तकबाल वो सियासी बात। जी हम गए नहीं इस्तकबाल के लिए। नहीं, मैं वहाँ नहीं था जनाब। ये बताएं